गुड आफ्टरनून। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 मिठाई वाला। इसके लेखक जो हैं उनका नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक एक ऐसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनोस्थिति का मार्मिक अंकन किया है जिसने असमय ही अपने बच्चों और पत्नी को खो दिया। वह अपने दुख से उबरने के लिए बच्चों की प्रिय चीजें, मिठाई, मुरली, खिलौने आदि बेचता है। वह इन चीजों को खरीदने वाले बच्चों को अपने बच्चों की झलक देखता है। उन बच्चों को खुश देखकर उसे असीम संतोष एवं वात्सल्य की अनुभूति होती है। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपाय है दुख और पीड़ा की मनस्थिति से उबरने का। मतलब इस चैप्टर में एक ऐसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति, मतलब एक बहुत ही, जिस व्यक्ति के पास बहुत ही पैसा भी है और नाम भी है, उसकी मन की स्थिति बताई है जिसने असमय ही, मतलब बिना समय के ही, मतलब जैसे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने अपने रहते हुए अपने पत्नी और बच्चों को खो दिया, छोटे छोटे बच्चों को। तो उसको जो दुख होता था उससे उबरने के लिए उसने क्या किया कि बच्चों की पसंद की चीजें जैसे मिठाई, मुरली मतलब बांसुरी, खिलौने आदि बेचने लग गया वो। और जब बच्चे उससे लेते थे और उसको लेने के बाद बच्चे एकदम से खुश हो जाते थे, तो उनको देखकर उसे भी बहुत खुशी होती थी और बहुत ही संतोष मिलता था उसको। क्या है, बड़े ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ऐसे बोल के वो बेचता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से कहता कि सुनने वाले चंचल हो उठते। वह स्नेहाभिषिक्त कंठ से, मतलब एकदम प्रेम भरे प्यार से फूटा उपर्युक्त गाना सुनकर, मतलब जो वो ऊपर दिया हुआ है, ऊपर कहा है कौन सा, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस गाने को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए स्त्रियां चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। हमने लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें आया था चिक वाला चैप्टर, लास्ट पढ़ा था 6 में, चिक है ना, ठेस चैप्टर। उसमें आपको चिक समझाया था कि वो जो बारीक बारीक बांस की सीख होती है उनसे पर्दे टाइप के बनाए जाते हैं, उसको चिक बोलते हैं। तो उनको जब ये निकलता ना, तो छोटे छोटे बच्चों को लिए स्त्रियां अपने चिकों को उठाकर, मतलब वो जो पर्दे लगे होते हैं उनको हटाकर छज्जों से नीचे झांकने लगते हैं। गलियों और छोटे छोटे उद्यानों, मतलब छोटे छोटे उद्यान मतलब वो छोटे छोटे से बगीचा जो गार्डन होते हैं, वहां खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते। पुलकित होना मतलब एकदम खुश हो जाते थे देख के। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वे पूछते इसका दाम क्या, और इसका, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते तो वो तोती जवान में बोलते और इसका सबका पूछ के रेट, और वो उससे मोल भाव करने लगते हैं। खिलौने वाला उन बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। इसके बाद यह गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब बच्चों को दे देता, उनको जो जो खिलौने चाहिए होता उनसे पैसे लेता और फिर वो ये गाता हुआ बोलता हुआ फिर आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू बोला, मेला गोला कैसा सुंदर है। तोतला बच्चा होता है तो वो क्या बोला, मेला गोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा हाथी कैसा मेरा हाथी कैसा सुंदर है ना। तो दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। मतलब उनके पसंद के उनको खिलौने मिल गए तो बढ़िया मस्ती से उछल कूद कर रहे वो अपने घर में। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही मतलब वो जो खेल रहे थे, हरकतें कर रहे थे, उनको देखती रही। अंत में उससे दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा उसने, अरे वो चुन्नू मुन्नू ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए। रोहिणी सोचने लगी,
इतने सस्ते कैसे दे गया। 6 महीने बाद नगर भर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद है मतलब एक ही गुरु है जिसको बहुत अच्छा बजाना आ रहा है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, तो भी 2-2 पैसे में। मतलब वो मुरली बजा रहा है, गाना सुना के मुरलियां बेचता भी है, बांसुरी को बोलते हैं मुरली, और वो भी कितने की, 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब इतना सस्ता बेच रहा है तो उसको बचता क्या होगा। वो सोचते हैं इतने में तो उसकी मेहनत भी पूरी नहीं होती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। नहीं, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो क्या वह खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई वह एक ही उस्ताद, मतलब फिर भी उसकी बांसुरी बजाने की वो लोग तारीफ करते हैं। एक प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मृदुल मादक, मतलब एकदम कोमल सा, बढ़िया मीठा सा और मस्ती भरा सा एक स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इसके बाद रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या जाने वह फिर इधर आए या ना आए। मतलब उसको भेजती है कि अभी बुला लाओ, नहीं तो वापस पता नहीं फिर कब आएगा। विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस भाव देते हो मुरली। मुरली वाले की आवाज सुनकर दौड़ते दौड़ते बच्चों का झुंड भी आ पहुंचा। वे एक स्वर से बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे। मतलब वो सब बच्चे छोटे छोटे से तोते से वो भी बोल रहे हैं, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। हर्ष मतलब खुशी से, एकदम हर्ष से, खुशी से। हर्ष मीन्स भी होती है प्रसन्नता, और गदगद मतलब खुशी से, या उनकी मनमर्जी होने वाली थी तो और ज्यादा खुश हो गए वो। सबको देंगे भैया, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा दिए, बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, एहसान का बोझ मुझ पर लाद रहे हो। मतलब वो क्या बोलते हैं, आप लोग को झूठ बोलने की आदत ही होती है, हमेशा ही 2-2 के देते होंगे, पर मुझे बोल रहे हो कि 3 की हो और मुझे 2 की दोगे, तो एहसान लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला तो सुन के बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि में उठाकर चीज क्यों ना बेचे, और ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। दस्तूर मतलब ये क्या, ग्राहकों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है, उनका तो ऐसा नेचर ही होता है कि दुकान वाला चाहे नुकसान में भी अपनी चीजें बेच दे, पर ग्राहक क्या समझते हैं कि दुकान वाले ने हमको लूट लिया। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इनका असली दाम 3 पैसा ही है। आप कहीं से भी 2-2 पैसों में ये मुरलियां नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बोले, अच्छा अच्छा, बहस के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर जा पहुंचे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो पसंद करते मुरली वाला वही दे देता। ठीक है, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यह ले लो बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। पैसे नहीं है, मतलब उसको पूछा पैसे नहीं है, अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी यहीं बैठा हूँ, तुमको पैसे। फिर वो जाता होगा तो वो, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। वो क्या बोलता है, वो वहीं बैठा रहता, बच्चा वापस आता है चुपचाप, फिर से बोलता, तुमने अच्छे से नहीं मांगे होंगे अपनी माँ से पैसे।
धोती पकड़कर पैर से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। तो मतलब उसको आइडिया दे रहा है, ऐसे कैसे बच्चे एकदम फैल जाते हैं जब उनको कुछ चीज पसंद की नहीं मिलती, चिल्लाते चीखते हैं, वैसे ही फिर जाओ अब की बार मिल जाएंगे। मिल गए पैसे, देखो मैंने कैसी तरकीब बताई, मतलब उस कैसा आइडिया था उसका, अब उसने बता दिया, वो गया होगा फिर उसने वैसे ही करा होगा तो उसको पैसे दे दिए। अब मैं चलता हूँ। इसी तरह मुरली वाला मुरली बजाता हुआ आगे बढ़ गया। अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सब बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरी वाला कभी पहले नहीं आया। फिर यह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मतलब वो उसकी तरफ से देखती सोचती और अपने आप में बोलती है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती हैं। मतलब वो उसके बाद भी उसको याद करती है। 8 मास बाद, मतलब फिर 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने कमरे की छत पर बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित मतलब जाना पहचाना लग रहा था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में ना थे। हाँ, वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो, मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर बोली, मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। जायकेदार मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी। बड़ी देर बाद तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी घुलती नहीं। बच्चे इसे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल और पहलदार कई तरह की गोलियां, मतलब उसके शेप बताता है वो, गोलियां हैं। पैसे की 16, मतलब 1 पैसे की, 1 रुपए में 100 पैसे होते ना, तो उस 1 पैसे की 16 हैं। ठीक, मतलब 1 रुपए की तो 1600 आ जाएंगी। तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दो। 25 तो दे, मतलब 16 बहुत कम है, 25 दे दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब तुम्हें क्या बताऊं, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पीछे ही बैठी थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। और वो बोलती है 4 पैसे की ले लो और पैसे देती है। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तुम, निवासी तो तुम हो नहीं, मतलब यहाँ रहने वाले तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि, चेष्टा मतलब कोशिश, उससे वापस ज्यों का त्यों पूछने की कोशिश की कि वो पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका है। रोहिणी चिट्ठी आर से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, विस्मय और संशय, मतलब एकदम हैरानी से और ऐसे शंका से आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। मतलब वो बताता है। तो रोहिणी का अनुमान सही निकला और वह कुछ और बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। मतलब वो कुछ और पूछती, इसके लिए वो वहां नहीं रुका। बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता है? मतलब वो खुद को रोक नहीं पाई और भी उससे बातें पूछने लगी। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी वह भी नहीं मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और असीम सुख जरूर मिलता है, और मैं यही चाहता भी हूँ। तो कैसे, वह भी तो बताओ। उन व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा।
जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में कुछ और भी ले लूंगी। वो बोलती है कि तुम जैसे तुम यहाँ बताने के लिए रुकोगे, टाइम लगेगा, तो मैं और मिठाई ले लूंगी, तुम्हारा कोई हर्जा नहीं होगा। तब गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित आदमी मतलब सम्मानित, रिस्पेक्टेड पर्सन था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख का आनंद। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। कोलाहल मतलब मस्तियां करते रहते, पूरे टाइम शोर मचाते रहते, शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। बहन, प्राण नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह संतोष सुख के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में मुझे कभी कभी अपने बच्चों की झलक सी मिल जाती है। जान पड़ता है जैसे भी इन्हीं बच्चों में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब वो बताता है कि मैं अपने शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, गाड़ी घोड़े मकान व्यवसाय सब कुछ था, और बाहर बहुत धन संपत्ति थी, और अंदर घर परिवार का मतलब सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर, उसकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी, और बच्चे भी ऐसे लगते थे जैसे सोने के सजीव, मतलब जिनमें जान हो, ऐसे खिलौने। और उनकी मस्तियों से पूरे घर में हमेशा शोर मचा रहता था। लेकिन विधाता की मर्जी, मतलब वो लोग अब नहीं रहे, है ना। अब उसके सिर्फ प्राण ही नहीं निकल रहे हैं। अब उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। मतलब ये कि वो अब भले उसके पास नहीं है, लेकिन उनने दोबारा जन्म लिया हुआ तो यहीं कहीं लिया होगा। तो वो इन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता रहता है, और उन कहीं कहीं उनके जैसे दिखने वाले मिल जाते हैं तो उसको बहुत शांति मिलती है। तो क्या कहता है वो कि वैसे उनके दुख में घुल घुल कर मरता, इससे अच्छा इन बच्चों के साथ रह लेता हूँ तो सुख और संतोष के साथ मरूंगा। और पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पैसे तो बहुत हैं, और जो कुछ नहीं है मैं उसको इस तरह पा लेता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, देखा उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। मतलब जब वो ये सब बोल रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। कहकर मिठाई वाले ने कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब वो अपनी बात सुनाता है और फिर उससे पैसे नहीं लेता है, और बोलता है कि अब इस बार तो पैसे में नहीं लूंगा। ठीक है, ये एक स्टोरी है, अच्छी है कहानी। अब इसके बाद हम कल इसकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपको सबको आया समझ में चैप्टर कि नहीं आया? है ना, स्टोरी है, अच्छी है। अब इसके बाद आपकी कल बुक एक्टिविटी इसकी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अपना अपना नाम लिखा करें। ये क्या लिखा है? C442616 ये क्या है? कौन है? और ये ठीक है, कल इसका हम बुक एक्टिविटी इसकी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता देना, पूछ लीजिए, कल पूछ लेना। ठीक है, टेस्ट आपका अभी आपको सेंड करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, सेम डे आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।